जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का सुभाष ग्लोबल स्टडीज पर। मैं हूं सुभाष यादव। आज हम लोग बलवन पार्ट सेकंड में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, उनको यहां पर अध्ययन करेंगे। दरअसल पार्ट फर्स्ट वीडियो थोड़ी बड़ा हो रहा था, तो इसीलिए हमें लगा कि इसको दो पार्टों में कर दिया जाए। पार्ट सेकंड बहुत बड़ा नहीं, बहुत छोटा सा वीडियो है, लेकिन आपकी विभिन्न परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। गियासुद्दीन बलवन के पश्चात अगला जो सुल्तान हुआ था बलवनी वंश का, उसका नाम था कैकुबाद। इसके पश्चात देखा जाए अगला जो सुल्तान हुआ वह था शमसुद्दीन। दरअसल साथियों, जब कैकुबाद सुल्तान पद पर आसीन हुआ तो बलवन के मित्र फखरुद्दीन का दामाद निजामुद्दीन, जो कि दिल्ली का दादवेग था। दिल्ली का दादवेग माने दिल्ली शहर का प्रमुख अधिकारी, ठीक है। इसने क्या किया, सुल्तान को विषय वासनाओं में लिप्त कर दिया। कैकुबाद की ज्यादा उम्र तो थी नहीं, और वो भी सुरा सुंदरी में एकदम खो गया। परिणाम क्या रहा कि उसका शरीर जो था कुछ ही वर्षों में जवाब देने लगा। अंततः उसके शरीर को लकवा मार गया। अब जब लकवा मार गया तो यहां पर इस बात का ध्यान दें, इधर सत्ता दो सरदारों के हाथों में केंद्रित हो गई, मलिक सुरखा, मलिक कच्छन। तो मलिक सुरखा और मलिक कच्छन ने क्या किया, उस लकवाग्रस्त कैकुबाद के 3 वर्षीय बेटे क्यूमर्स को शमसुद्दीन नाम से राज सिंहासन पर आसीन किया और राज सत्ता पर पूरा का पूरा अपना वर्चस्व कायम कर लिया। इसके बाद उन्हें लगा कि जो गैर तुर्क प्रशासन में महत्वपूर्ण पदों पर हैं, इनको एक एक करके समाप्त कर दिया जाए। और उस लिस्ट में पहला नाम जो था वह खिलजी कबीले के प्रमुख और दरबार में गैर तुर्क मुसलमानों के नेता जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी का था। और इस बात की जानकारी जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी को हो जाती है कि मेरे विरुद्ध षड्यंत्र रचा जा रहा है। अतः उसने क्या किया, मलिक सुरखा और मलिक कच्छन का वध कर दिया और उस 3 वर्षीय बच्चे शमसुद्दीन, जो कि सुल्तान था, उसका संरक्षक बन गया। बाद में उसे भोजन में विष देकर मरवा दिया और अपाहिज सुल्तान कैकुबाद को एक अपने खास वफादार खिलजी सरदार के माध्यम से जिस बेड पर वो सोया था उसी के चादर में लिपटवा कर यमुना नदी में फेंकवा दिया। वो भी समाप्त हो गया। लेकिन अब ये तो मान लीजिए एक जनरल बात बताया मैंने, लेकिन अब जरा सीरियस हो जाइए। सीरियस इसलिए हो जाइए, यहां पर इस बात का ध्यान दीजिए, एक नाम मैंने लिखा है अमीर खुसरो। अमीर खुसरो को ही अमीर हसन नाम से भी जाना गया है, अमीर खुसरो दहलवी भी कहा गया है। साथियों, इसने दिल्ली सल्तनत के 6 सुल्तानों का कार्यकाल देखा था। लेकिन अगर आप शमसुद्दीन क्यूमर्स, वही जो 3 साल का बच्चा था, अगर उसको भी जोड़ लेंगे तो 7 सुल्तानों का हो जाएगा। लेकिन सामान्यतः इतिहासकार 6 सुल्तानों को मानते हैं, क्योंकि वो 3 साल का बच्चा क्या शासन करता। शासन सत्ता तो मलिक सुरका, मलिक कच्छन के हाथों में केंद्रित थी, जिनको समाप्त करके बाद में जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी राज सिंहासन पर आसीन हो गया था। खैर, यहां पर ध्यान दें, आपसे परीक्षा में पूछ लिया जाए निम्नलिखित में से किसने दिल्ली सल्तनत के 6 सुल्तानों का कार्यकाल देखा था, तो कौन है? अमीर खुसरो। और साथियों, इसकी उपाधि थी तुर्कल्लाह। क्या उपाधि थी? देखिए, तुर्कल्लाह। इसे तूतिए हिंद भी कहा गया है। क्यों? क्योंकि इसने फारसी कविता का भारतीयकरण किया है और हिंदुस्तान के बारे में बहुत बेहतरीन लिखा है। ये प्रकांड विद्वान था अमीर खुसरो, समझ रहे हैं ना। और एक चीज और यहां पर ध्यान रखिएगा, अमीर खुसरो जो है
उसे कहा गया है हिंदुस्तान का सादी। शादी, अब शादी का मतलब मैरिज यानी विवाह मत समझ लीजिएगा। अरे नहीं भैया, यहां शादी का मतलब ये है कि फारस का बहुत प्रसिद्ध विद्वान और महाकवि जिसका नाम था सादी सिराजी, ठीक है, उससे इसकी तुलना की गई है। मतलब फारस का जो विद्वान सादी सिराजी था उससे तुलना करके अमीर खुसरो को हिंदुस्तान का सादी या भारत का सादी कहा गया है। क्यों? क्योंकि अमीर खुसरो को उसकी अद्भुत प्रतिभा, विद्वता, साहित्यिक योगदान के कारण भारत का सादी कहा गया है। क्लियर? कोई कंफ्यूजन नहीं। और हां, अगर आपके मस्तिष्क में आ रहा है कि भैया ये जो 6 सुल्तानों का कार्यकाल बताए हैं तो सुल्तान कौन कौन थे, तो एक तरफ से मैं बताता जा रहा हूं। वैसे आपको 6 सुल्तान ही परीक्षा में पूछा जाएगा और नाम नहीं पूछा जाएगा, लेकिन फिर भी जानकारी के लिए ध्यान दे लीजिए। पहले थे गियासुद्दीन बलबन, दूसरे कौन थे? कैकुबाद, तीसरा कौन था? शमसुद्दीन क्यूमर्स, जिसे कि अक्सर इतिहासकार सुल्तान के रूप में नहीं समाहित किए हैं क्योंकि सत्ता 3 साल का बच्चा क्या चला था। चौथा क्या था? जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी, पांचवा था अलाउद्दीन खिलजी, छठा था कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी और सातवां था गियासुद्दीन तुगलक। तो भैया शमसुद्दीन की उम्र को निकाल दो तो 6 ही तो बचते हैं। क्लियर? अब आगे देखिए साहब, फारसी कविता का भारतीयकरण करने वाला किसे कहा गया है? अमीर खुसरो को। जो विभिन्न फारसी में कविताएं थी उनका ट्रांसलेट किया इसने, अनुवाद हिंदी में। तो ये साहब अमीर खुसरो हैं। और आप इसे मनोरंजन के लिए अक्सर शहरों में भी रहता है कि पता चला चौराहे पोस्टर लगा है धमाकेदार कव्वाली का प्रोग्राम, उधर लिखा गया है अकबर जलालपुरी, उधर दूसरी तरफ का मुकाबला, दूसरी तरफ जो नाम दिया गया है शहनाज बेगम, धमाकेदार कव्वाली का प्रोग्राम। नहीं रहता करके गाते हैं, फिल्मों में भी आप देखे होंगे। तो भैया यहां पर यह ध्यान रखिए, भारत में कव्वाली गायन को प्रचलित करने का कार्य किसने किया है, लोकप्रिय बनाने का कार्य किसने किया? अमीर खुसरो। इसीलिए भारत में कव्वाली गायन का जन्मदाता अमीर खुसरो को माना जाता है। परीक्षा में आ जाए तो गलत मत करिएगा। ये देखिए, भारतीय संगीत में कव्वाली गायन का जन्मदाता किसे माना जाता? अमीर खुसरो को। अमीर खुसरो को तबला और सितार का आविष्कारक भी माना गया है। ठीक है, तबला और सितार का आविष्कारक कौन है? अमीर खुसरो। परीक्षा में आए तो बंधुअर गलत मत करिएगा आप लोग। आगे देखें साहब, अमीर खुसरो की कुछ रचनाएं हैं। खजाई उल फुतू, मतलब खिलजियों की विजय, आशिका, जैसे अब हम खिलजी वंश जब पढ़ाएंगे तो उसमें आप लोगों से जिक्र करेंगे कि आशिका में किसके प्रेम संबंधों का वर्णन है, ये सब। लैला मजनू, सीरी फरहाद, तुगलकनामा, नूह सिपिर, किरानुस्सादैन। अब यहां पर ये ध्यान रखिएगा, किरानुस्सादैन जो है ये गद्य में लिखी गई है। क्या है? गद्य में, कहानी के रूप में। ठीक है, और बाकी ये सब पद्य में लिखी गई हैं। और ये सब किस भाषा में लिखी गई हैं? फारसी, क्योंकि राजभाषा क्या थी? फारसी। तो ये सब कविताएं किस में लिखी गई हैं? ये सब पुस्तकें फारसी में लिखी गई हैं। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन ये पुस्तकें हैं। तो ये हो गया दोस्तों, बहुत छोटी सी क्लिप थी। दरअसल उस समय मैं दे नहीं पाया था, बड़ा बहुत वीडियो हो रहा, तभी सोचा एक और डाल दें। लेकिन एक बार जरा सा दोहरा लीजिए। जिलिल्लाह उपाधि किसकी थी? गियासुद्दीन बलबन की। आधुनिक फिल्मी कलाकारों की तरह कौन व्यवहार करता था? गियासुद्दीन बलबन।
ड्रेस कोड किसने लागू किया? गियासुद्दीन